हाँ जी, तो दिस इज़ अ रिवीजन वीडियो ऑन रेशियोज ऑफ A2 जो हमारे होते हैं इन्वेस्टमेंट रेशियोज। ओके, तो इसमें बहुत सारे रेशियोज हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, ये जितनी भी रेशियोज हैं दे आर ऑल कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बात याद रखनी है। तो वो बोल नहीं रहा होगा पर ऑर्डिनरी शेयर, बट आपको अस्यूम करना होगा इट्स ओनली फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है वो होता है जी अर्निंग का। अब अर्निंग का क्या मतलब होता है? वैसे तो अर्निंग का मतलब होता है प्रॉफिट, लेकिन रेशियोज के चैप्टर में क्योंकि हमें अर्निंग निकालनी होती है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए, तो हमें देखना होता है कि कंपनी की जो अर्निंग होती है उसमें से व्हाट इज़ देयर फॉर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जो अर्निंग होती है ना, जो कंपनी में होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर नेट प्रॉफिट निकलता है, फिर टैक्स माइनस होता है, तो आपके पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ, जनरली अगर प्रेफरेंस शेयर्स ना हो तो यही आपकी अर्निंग है, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो इस प्रॉफिट में से पहला हिस्सा जो है वो हमें लेस करना होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड का। ये जब माइनस कर लेते हैं ना, दैट्स योर अर्निंग। तो अगर टैक्स भी ना हो और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं हो तो नेट प्रॉफिट ही आपकी अर्निंग होगी। तो इसलिए द फर्स्ट रेशियो विच आई एम डिस्कसिंग हियर इज कॉल्ड EPS, विच इज़ कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। तो इसका फार्मूला होता है अर्निंग, मैंने आपको अभी समझाया क्या होती है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। इसका जो भी आंसर आता है उसको हमेशा एक्सप्रेस करते हैं $x पर शेयर, और ये आंसर जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है शेयर होल्डर्स के लिए। दैट मीन्स कंपनी की जो अर्निंग कैपेबिलिटी है वो इतनी है, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग यू हैव इज़ कॉल्ड DPS, विच इज़ डिविडेंड पर शेयर। अब होता है कि अर्निंग जब भी होती है उसमें से कंपनीज क्या करती हैं, थोड़ा जनरल रिजर्व में डाल देती हैं, थोड़ा सा डिविडेंड दे देती हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को, और जो बच जाता है वो आपका रिटेन प्रॉफिट होता है। तो जो डिविडेंड पर शेयर होता है वो ये वाली वैल्यू जो हमने डिविडेंड पे किया होता है, और अगर डिविडेंड पेड नहीं दिया होता आप प्रपोज भी ले लें, दोनों ले लें, इसमें रेशियो निकालने के लिए पेड एंड प्रपोज दोनों लेते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इससे भी आंसर आ जाएगा $x पर शेयर। और जो दूसरे वाला रेशियो है डिविडेंड पर शेयर, उसका आंसर यूजुअली कम होगा देन अर्निंग पर शेयर, क्योंकि आपके अर्निंग ज़्यादा होती है, फिर आप उसमें से कुछ जनरल रिजर्व में डाल देते हो, कुछ रिटेन कर लेते हो, और कुछ यू टेक इट टू योर यू गिव आउट सम। सो इसलिए अर्निंग ज़्यादा होती है, डिविडेंड कम होता है यूजुअली। अच्छा जी, अब अगर हम तीसरे रेशो की बात करें विच इज़ कॉल्ड डिविडेंड कवर, इसका फार्मूला होता है EPS अपॉन DPS या अर्निंग अपॉन डिविडेंड पेड एंड प्रपोज्ड टू ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इसका आंसर निकलता है टाइम्स में, ठीक है। यह हमें बताता है कि जैसे अगर आपने अर्न किया ₹4 और आपने डिविडेंड दिया ₹2, तो आपका डिविडेंड कवर होगा 2 टाइम्स, 4/2। दिस टेल्स यू द एबिलिटी ऑफ कंपनीज टू मेंटेन द फ्यूचर डिविडेंड, क्योंकि जितना डिविडेंड कवर हाई होगा उसका मतलब है कंपनी ने उतना प्रॉफिट बचा के रखा है, और जितना प्रॉफिट बचा के रखा होगा तो अगले साल अगर लॉस भी हो जाएगा तो विल बी एबल टू गिव इट। देखो डिविडेंड कवर हाई या लो में नहीं, देखो EPS और DPS तो हायर द बेटर होता है। डिविडेंड कवर यू कैन से हायर का मतलब होता है सेफ है, कंपनी इज गोइंग टूवर्ड्स कैपिटल ग्रोथ, रिटेन करती है प्रॉफिट। और अगर लो होता है तो वो इन्वेस्टर जिसको डिविडेंड ज़्यादा चाहिए उसके लिए लो डिविडेंड कवर वाली कंपनी अच्छी होती है, जो फॉरन पर कमाए और बांटे, कमाए और बांटे, कमाए और बांटे, ठीक है। डिविडेंड कवर देखो, अगर आपकी अर्निंग 4 हो और डिविडेंड भी 4 हो, दैट मीन्स आपने कुछ बचाया नहीं, सब बांट दिया, तो अगले साल जब लॉस होगा तो क्या करोगे, ठीक है। तो ये 3 रेशियोज हैं। इसके बाद यू हैव फोर्थ रेशियो विच इज़ कॉल्ड डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड जो होती है वो मार्केट प्राइस पे होती है, तो उसका मामला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। ये परसेंटेज में निकलती है। ये हमें बताती है कि हमारा ROI क्या है, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, जो मार्केट प्राइस पर हम इन्वेस्ट करेंगे आज, उस पर हमें कितना रिटर्न मिलता है। तो लोग इसको एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंसिडर करते हैं।
ये भी हायर द बेटर होता है। अच्छा, फिफ्थ रेशो होता है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवर, और एक इसी का एक ऑपोजिट वेरिएंट है जिसको बोलते हैं इनकम गियरिंग। ये दोनों एक ही चीज़ होती है। इंटरेस्ट कवर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट, ये टाइम्स में निकलता है, और ये हायर द बेटर होता है। और इनकम गियरिंग यही चीज़ निकाल रही होती है, लेकिन ये परसेंटेज में निकाल रही होती है। तो इसमें इंटरेस्ट ऊपर होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे होता है, और इंटू 100 करके परसेंटेज में निकालते हैं। ये लोअर द बेटर होता है, क्योंकि जितना कम आपकी इंटरेस्ट में जाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो एज़ कम्पेयर टू इंटरेस्ट, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। सही है। तो ये रेशो जो है बैंक्स भी देखते हैं, शेयर होल्डर्स भी देखते हैं। बैंक्स क्यों देखते हैं? लोन वोन देने के लिए। शेयर होल्डर्स क्यों देखते हैं? वो ये देखने के लिए कि भाई कितना हमारे पास बचेगा। अगर इंटरेस्ट कवर ही वन टाइम हो तो मतलब सारा प्रॉफिट तो इंटरेस्ट में चला गया। इनकम गियरिंग 100% हो तो दैट मीन सारा प्रॉफिट तो इंटरेस्ट में चला गया। ठीक है, तो ये आपके 6 रेशोज ये हो गए। अच्छा, उसके बाद यू हैव एएस के जितने भी रेशो हैं वो उसकी एक अलग वीडियो वो एएस के फोल्डर में पड़ी हुई है। अच्छा, पी रेशो होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। ये हायर द बेटर होता है। ये कॉन्फिडेंस लेवल बताता है मार्केट का। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बताता है कि यार जैसे अगर एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है, लेट से दोनों की अर्निंग जो है वो 4 है, इसकी मार्केट प्राइस 40 है लेकिन इसकी मार्केट प्राइस 60 है। अब जब आप पी रेशो निकालोगे, इसका 10 आएगा, इसका 15 आएगा। इसका मतलब है इस कंपनी में लोगों को ज़्यादा भरोसा है, तभी ये सिर्फ 4 रुपये कमाती है, फिर भी 60 इसकी मार्केट प्राइस है। अगर भरोसा कम होता तो इसकी मार्केट प्राइस गिरना शुरू हो जाती, इसकी बढ़ना शुरू हो जाती। इसमें क्या हो रहा है कि ये 10 है, तो दैट मीन्स पीपल डोंट रेट देयर। ये क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स आपको बता रहा था कि क्या लोग भरोसा करते हैं हमारी फ्यूचर अर्निंग्स पे या नहीं। तो ये जितना हायर होगा उतना अच्छा होगा। सही है। सो दिस इज द 7th वन। ओके, देन वी हैव आई थिंक इसके अलावा हमारे पास रह गया गियरिंग। इनकम गियरिंग नहीं, मैं रेगुलर गियरिंग की बात कर रहा हूँ। तो देखें, आपने ये समझना है बेटा कि कंपनी के अंदर जो बैलेंस शीट होती है, अब तो हर चैप्टर में हम ऐसे बनाते हैं ना कि हम पहले अपने एसेट्स लिख देते हैं। तो लेट्स से नॉन करंट और करंट दोनों मिला के हमारे जो टोटल एसेट्स हैं वो 70,000 के हैं। अभी कैसे फाइनेंस होता है? ये ऐसे फाइनेंस होता है कि आपके पास पहले इक्विटी सेक्शन होता है। इक्विटी में यू हैव शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, ये सारी चीज़ें। लेट्स से इन सब का जो टोटल है वो 50,000 है। ठीक है, इन सब का टोटल। फिर इसमें और क्या होता है, हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं जिसमें डिबेंचर्स, लोन। ठीक है, सो लेट्स से इन डिबेंचर्स और लोन की भी, जैसे ये 4,000 की डिबेंचर्स हैं, 6,000 की लोन है। ठीक है, और लेट्स से ये ओएससी है। ठीक है, 50,000 का। और फिर हमारे पास एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलग से दिया हुआ है 5,000 का। और फिर यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ हैं, वो भी 5,000 की हैं। तो ये टोटल भी 70 बन रहा है। यू कैन सी लाइक 5 + 50 = 55 + 65 + 70। ठीक है, अब इसे लेट से 6% है, ये 4% है, ये 5% है। अब हमें अगर निकालना हो कि गियरिंग कितनी है, तो देखो आई नो दैट इस कंपनी की टोटल एसेट 70,000 है, बट इस कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 नहीं है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड ना जो इस कंपनी का होगा वो या तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे निकाल सकते हो कि आप बोल सकते हो 70,000 - 5,000, मतलब टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ठीक है कि भाई 70 थे लेकिन उसमें से 5 तो कभी ना कभी चले जाएंगे ना, करंट है, तो इनको हटा देते हैं, तो ये 65,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि यार कैपिटल एम्प्लॉयड होगा प्रेफरेंस शेयर्स प्लस ऑर्डिनरी शेयर्स प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़, मतलब 5 + 50 + 4 + 6। तो इससे भी आगे आंसर 65,000 आएगा। अब गियरिंग में हमें करना ही होता है कि जो चीज़ें भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की नहीं है, मतलब इस 50 के अलावा बाकी सब कुछ, उसको आप न्यूमरेटर में रखते हो। मतलब पीएससी प्लस डिवेंचर अगर कोई हो प्लस लोन अगर कोई हो, उसको डिवाइड करते हैं टोटल से, टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, और इसको इंटू 100 कर देते हैं। जैसे इसमें इट विल बी 5,000 + 4,000 + 6,000 विच इज़ 15 over 65 into 100. So if I do 15 over 65 into 100, I'll get my gearing. ठीक है, अब
इसमें होता यह है बेटा रूल कि अगर आंसर आपका 50% से ज़्यादा हो तो हाई गेयरिंग होती है और कम हो तो लो गेयरिंग होती है। और जितनी ज़्यादा गेयरिंग होती है इट्स अ मेजर ऑफ रिस्क। जितनी ज़्यादा गेयरिंग होगी उतनी रिस्की है कंपनी, मतलब उसने सारा अपना पैसा लोन्स और बायर से उठाया है, शेयर होल्डर्स ने कम पैसा लगाया हुआ है, तो अगर कभी लॉस होगा तो बहुत सारे पैसे चले जाएंगे टुवर्ड्स कवरेज ऑफ द फिक्स्ड डिविडेंड एंड द इंटरेस्ट एंड लोन। तो बट हाई गियरिंग कंपनी का मतलब ये भी होता है कि ग्रोथ तेज़ है, मतलब वो जल्दी जल्दी अपने एसेट्स को अक्यूमुलेट कर सकती है क्योंकि वो लोन से पैसे ले रही है। ठीक है, तो मेन आई थिंक यही 8 रेशोज़ हैं जो आपके A2 के सिलेबस में। बाकी AS से यार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये समझ लीजिएगा प्लीज़ कि जैसे जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो जैसे भी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था वो डिनोमिनेटर में होता है, न्यूमरेटर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है हमेशा, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूरे बिजनेस के लिए निकलता है। जब रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं तो हम लगते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है, और जैसे अगर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं अगर वो नॉन रिडीमेबल हों तो वो इक्विटी में आते हैं, अगर वो रिडीमेबल हों तो वो उसमें आते हैं। रिडीमेबल का मतलब होता है वापस ख़रीद सकते हैं, रिडीमेबल हो तो वो लोन में जाते हैं। ठीक है, वो मैं अभी IAS की वीडियो में समझा दूंगा। तो अगर रिटर्न ऑन इक्विटी वैसे इसमें निकालना हो तो आप हमेशा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे, क्योंकि अगेन द रेशियो इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ठीक है, चलें, आई थिंक यही है। अब इसमें कमेंटिंग का भी मैंने आपको साथ साथ समझाने की तो करी है कि यार जब भी आपको कमेंटिंग करनी हो तो उसमें हमें जैसे देखो EPS में क्या कमेंट होता है, हायर होगा तो आप पॉजिटिव कमेंट दोगे। ठीक है, DPS में भी यही है। डिविडेंड कवर में आप बताओगे कि डिपेंड ऑन द इन्वेस्टर, ग्रोथ इन्वेस्टर है या सिर्फ कैश इन्वेस्टर है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट कवर भी लोअर द बेटर होता है, इनकम हायर द बेटर होता है, इनकम गेयरिंग लोअर द बेटर होती है, P रेशो हायर द बेटर होता है, आप कॉन्फिडेंस लेवल की बात करोगे। ठीक है, फिर गेयरिंग में तो रिस्क की बात कर लेंगे, और लोअर और हायर बेटर नहीं होता, बस रिस्की या लेस रिस्की होता है। ठीक है जी, बाकी वो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर और उन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा प्लीज़, वो दूसरी वीडियो में है। ठीक है, और वो रेशियोज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं, उसमें होंगे। ठीक है, लिमिटेशंस होती हैं वो AS की, उसमें से सीक्रेट सॉस में देख सकते हो। और जो है और रेशियोज़ में मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी आप उसमें से देख सकते हो। देन आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स इन द रेशियोज़। सही है, सिंपल रेशियोज़ आएंगे, बस उनको कैलकुलेट करना होगा, 1-2 कमेंट्स करने होंगे उसके ऊपर। ठीक है, मार्क में एग्जामिनर ने बहुत जगह कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें करी हुई हैं, आप बस जो मैं आपको बोल रहा हूँ याद रखो। P रेशो हायर द बेटर, डिविडेंड यील्ड हायर द बेटर, इंटरेस्ट इनकम गेयरिंग लोअर द बेटर है। सिर्फ देखो इनकम गेयरिंग सॉरी डिविडेंड कवर में मसला होता है कि भाई उसमें कुछ भी हो सकता है, और एक उसमें मसला होता है कि इसमें गेयरिंग में कि वो रिस्क बताता है और वो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे ना मैं आपको एक वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में भी बताना चाहूँगा, तो वो सुन लीजिएगा प्लीज़। हाँ, एक चीज़ और याद आ गई यार, वो आती है, वो भी AS में नहीं था, A2 में है। तो बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो AS की 3 रेशोज है, उससे देखो रिमेंबर, एक हम इन्वेंट्री के डेज निकाल सकते थे, एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। इन्वेंट्री के डेज और जो ट्रेड रिसीवेबल के डेज होते हैं, मतलब डेटर डेज, हाउ लॉन्ग वी टेक टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द डेटर्स, मतलब डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू 365। और इसमें से हम माइनस कर देते हैं ट्रेड पेएबल के डेज, जो क्रेडिटर्स अपॉन क्रेडिट परचेज इनटू 365 होता है। इसका जो आंसर आता है ना वो भी डेज में ही आता है। जैसे लेट्स से आपका इन्वेंट्री टर्नओवर 14 दिन है, आपके डेटर में 20 दिन लगते हैं और आपको 25 दिन लगते हैं पैसे देने में, तो जिसका मतलब होगा कि आपका जो होगा ये 9 डेज आ जाएगा। ये जितना लोअर होता है उतना अच्छा होता है, उसका मतलब है आप जल्दी जल्दी अपना वर्किंग कैपिटल घुमाते हो। देखो आपने स्टॉक खरीदा, बेचा और पैसे दे दिए, तो आप ये देख रहे हो कि फॉर हाउ लॉन्ग दैट कैश साइकिल कैन बी मेंटेन इन द बिजनेस। ठीक है, तो बस इसमें अगर आ जाए तो यार ये फॉर्मूला होता है इसका, और ये लोअर द बेटर होता है, तो प्लीज़ रिमेंबर। ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू।